IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ, पुलियाबाजी के लिए तैयार। एकदम। तो सौरभ, वैसे सब लोगों को जानना चाहिए कि सौरभ गप मारने के अलावा एक कंपनी भी चलाते हैं जो ड्राइवरलेस कार्गो गाड़ियां बनाती है। तो सौरभ, शुरू करें आज की पुलियाबाजी। बिल्कुल, रेडी एज ऑलवेज। तो सौरभ, आप अब हम दोनों बैंगलोर में रहते हैं, तो जाहिर है कि मैं भी कभी एक इंजीनियर हुआ करता था। उस अवतार में मैंने कई हवाएं चलती देखी। ठीक है, तो 2003 के अराउंड एक मोबाइल क्रांति वाली हवा चल रही थी, तो सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। फिर आया एक समय इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, 2010 तक सब लोग उसकी बात कर रहे थे। फिर बिग डेटा के आते आते तो मैं वहां से रवाना ही हो गया। अब एक ऐसा ही वायरल शब्द आ गया है, एआई। मैं जहां भी जाता हूँ ये शब्द का जिक्र तो जरूर होता है। तो अब ग्रैंड मास्टर गोगो की भाषा में आप हमें ये बताइए, ये एआई एआई है क्या? ये एआई एआई। तो अ- अंदाज अपना अपना के स्टाइल में तो एआई समझाना मुश्किल है, लेकिन हम साधारण भाषा में एआई को समझेंगे। अ, तो ए, अगर लिटरल ट्रांसलेशन किया जाए तो एआई क्या है? अ, कृत्रिम बुद्धि बोल सकते हैं, पर ये शब्द खैर कोई बोलता नहीं है। हिंदी में भी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बोलते हैं। सिंपल शब्दों में ये सोच सकते हैं कि हम रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जैसे इंसान सोचता है वैसे हम किसी कंप्यूटर या मशीन को भी सिखा सकते हैं क्या कि तुम इंसान की तरह सोचने लगो। तो बिल्कुल अगर बेसिक चीज में जाए तो एआई यही है कि हम इंसान की जितनी जो कैपेबिलिटीज हैं अलग अलग डिमेंशन में, उनको हम कॉपी करना चाहते हैं। अलग अलग डिमेंशन में जैसे तो इसका एक अच्छा तरीका है सोचने का। एलन ट्यूरिंग हुए थे, उन्होंने 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट बनाया था। और ट्यूरिंग टेस्ट एक अच्छा टेस्ट था जिससे हम ये समझना चाहते थे कि भाई एआई जो है, अ, हमको कब समझ में आएगा कि हमने सही में कृत्रिम बुद्धि बना ली है। तो उनका टेस्ट सिंपल था। उनका टेस्ट ये था कि कोई एक रिसर्चर जो है उनको एक कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने का मौका दिया जाएगा, और अगर आप इस चीज में फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो जिस चीज से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं वो कंप्यूटर है या इंसान है, तो वो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। हमें टेस्ट में थोड़ी सी और पेचीदा चीजें हैं, लेकिन अगर हम उनमें ना जाए तो मोटे मोटे तौर पर ट्यूरिंग टेस्ट का यही लक्ष्य था। तो अगर लेकिन हम देखें कि क्या ट्यूरिंग टेस्ट को बना सकता है, तो उससे हमको थोड़ा और समझने को मिलता है। अगर इंसान जो है वो एक दूसरे इंसान से किस तरह से इंटरेक्ट करता है, भाई उसमें हमारी भाषा समझने की काबिलियत होनी चाहिए, उसको हमारे जैसे बोलने की काबिलियत होनी चाहिए। तो इसको हम आजकल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन बोलते हैं। तो आजकल आप देखेंगे खूब चैट बॉट का बहुत जमाना है। तो चैट बॉट उसी थिंकिंग से निकल के आया है कि भाई जब आप अ, और और या फिर आजकल ये एलेक्सा जैसे यंत्र आ गए हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, और वो आपसे बात करते हैं बिल्कुल स्वाभाविक तरह से। या फिर काफी लोग गूगल मैप्स यूज करते होंगे और वो देखेंगे कि आजकल आज की डेट में गूगल मैप्स में जो आवाज आती है आपको बताने के लिए कि यहाँ से दाएं जाएं बाएं जाएं, कहाँ से क्या टर्न लेना है, वो अब जैसे वो रेलवे स्टेशन में अनाउंसमेंट होता था ये गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर इस पे आने वाली है, उससे बहुत बेहतर हो गई। लगता है कि कोई स्वाभाविक तरह से बोल रहा है, जबकि वो कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस होती है। फिर दूसरा चीज
लोगों ने ये भी सोचा कि भाई उस अगर हम उस मशीन से बात कर रहे हैं तो उस मशीन को हमको देखना भी आना चाहिए ना। अगर हम उस क्योंकि जब इंसान आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो हम सिर्फ आपसे सुनते नहीं है, लेकिन एक दूसरे से विजुअल क्यूज भी लेते हैं। भाई आपकी आंख कहाँ है, आपने हाथ से क्या किया, वगैरह वगैरह, राइट। तो ये हाँ, वर्बल कम्युनिकेशन तो एक छोटा सा हिस्सा है हाँ, कम्युनिकेशन। बिल्कुल। तो इसीलिए देखने की क्षमता जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अ, तो उसके अलावा ये भी मानते हैं कि भाई उस जो एक थोड़ा रोबोटिक्स वाला पार्ट है कि भाई देखने की क्षमता तो है, पर उसको हाथ वाथ हिलाना भी आना चाहिए। तो अगर हम ये मान के चलें कि भाई ट्यूरिंग टेस्ट का ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि फाइनली एकदम इंसान जैसा ही कुछ बना दिया, ह्यूमनॉइड रोबोट जिसको बोलते हैं, तो काफी लोगों ने सोचा कि वही उसका लक्ष्य होना चाहिए। जब तो वो एक एक तरीके का ट्यूरिंग टेस्ट है। काफी लोगों ने ये भी सोचा कि भाई, इनफैक्ट ट्यूरिंग ने भी बोला था कि भाई हम ऐसा करेंगे कि आप एक कमरे के अंदर हैं और आप दूसरी जगह देख नहीं सकते कि कंप्यूटर क्या है। एक चैटबॉट में फॉर एग्जांपल आप इस तरह से सोच सकते हैं, आप तो चैट कर रहे हैं ना, आप दूसरी तरफ में किसी इंसान को देख सकते हैं ना वो आपको देख सकता है। तो एक लिमिटेड ट्यूरिंग टेस्ट आप ये बोल सकते हैं कि आप चैट कर रहे हैं और आपको पता नहीं चले कि दूसरी साइड इंसान है या रोबोट है या कंप्यूटर है। तो एक तरीके का लिमिटेड ट्यूरिंग टेस्ट तो पास हो जाता है, हम्म। अगर सामने बैठे बैठे नहीं भी होता। तो ये एक आप बोल सकते हैं साधारण डेफिनेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का। लेकिन तो सौरभ, बताइए। ये इंसानी कम्युनिकेशन का एक और एस्पेक्ट होता है कि हम लोग, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि आप नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलने वाले हैं, थोड़ा मैं प्रेडिक्शन कर पाता हूँ। तो क्या हम्म, एआई में भी ऐसे ही होता है? तो एआई, तो ये जो तरीका है कि आप जो प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, आप आप इस तरह से सोच सकते हैं कि, और ये चीज और चीजों में भी होता है, इंटेंस प्रिडिक्शन वगैरह काफी टेक्निक्स हैं। तो आप ये बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव है समझना, उसको करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। हम्म। प्रिडिक्ट करना जो है वो हम कभी कभी एक दूसरे के सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं वगैरह, क्योंकि हम लोगों के पास में पुराना बहुत सारा डेटा है कि भाई जब लोग इस तरह से सेंटेंस शुरू करते हैं तो अक्सर इसी तरह से खत्म करते हैं। हम्म। तो इससे आप समझ सकते हैं, और कंप्यूटर के लिए तो ये और भी आसान है। मतलब हम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में जितनी चीजें पढ़ी और सुनी होंगी, एक कंप्यूटर वो 10 मिनट में कर सकता है। तो अनुभवों को सीखने की जो क्षमता है वो अगर हम कंप्यूटर में डाल दें तो कुछ हम्म। एआई जैसा हम बना सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन और अगर हम देखें तो थोड़ा पृष्ठभूमि देखते हैं एआई की, और आपका जो सवाल है वो काफी रेलेवेंट है, स्पेशली कि आजकल हम आजकल हम एआई कैसे कर रहे हैं। तो हम्म। तो अगर पु- पुराना थोड़ा समय देखें जहाँ जब एआई, तो एआई आप बोल सकते हैं मॉडर्न एआई कुछ 1950s में ही शुरू हुई। हम्म। मेनली 19वीं अर्ली 1900 में, कुछ आई थिंक 1930-40 वगैरह में हमने समझना शुरू किया कि ये दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं उनका अ, वो कैसे काम करते हैं। तो पहले तो हम सोचते थे कि भाई हम दिल दिमाग सबसे सोचते हैं, मतलब हमारा जो मॉडल था अपने इंसान की सोचने की शक्ति के बारे में, वो थोड़ा बहुत प्रिसाइज और साइंटिफिक नहीं था। पर फाइनली काफी सारे रिसर्च वगैरह करके लोगों ने देखा कि भाई कोई अगर बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति चली जाती है किसी की एक्सीडेंट वगैरह से, तो काफी अ, दिमाग के मेंटल मॉडल्स और दिमाग के असली मॉडल्स के ऊपर में काफी काम हुआ। और फाइनली हमको समझ में आया कि भाई दिमाग में जो है खूब सारे नर्व सेल्स होते हैं, और वो किस तरह से काम करते हैं, मतलब वो तो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें एक नर्व सेल बहुत सारे और नर्व सेल से कनेक्टेड रहता है। उसको कोई एक हम्म। इनपुट आता है, और वो खूब सारे इनपुट्स अगर मिलकर के एक पर्टिकुलर एक्साइटेशन या एक लेवल तक किसी चीज को ले जाता है, तो वो फायर करके अगले न्यूरॉन्स को बोल देता है कि भैया तुमको भी मैं इनपुट दे रहा हूँ। हम्म। छोटे लेवल हम्म। पे न्यूरॉन सिर्फ इतना ही करता है। और आप हम्म। ऐसा सोच सकते हैं भाई एक न्यूरॉन
जो ये एक सिंपल सी एक्टिविटी कर रहा है उससे सोचने की शक्ति कैसे आ जाती है। लेकिन अगर हम इस तरह के बहुत सारे न्यूरॉन्स को लगा दें और हमारे दिमाग में कुछ 10,000 करोड़ टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, तो वो सब मिल करके जब इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं तो सोचने की शक्ति उभर के आ जाती है। तो जब ये समझ में आया कि भाई सोचने की शक्ति का एक एक अंडरस्टैंडेबल फिजिकल मॉडल है, तो इससे बहुत लोगों को आइडिया आया कि भाई ये हम आर्टिफिशियली क्यों नहीं बना सकते। तो ये एक और आप बोल सकते हैं वो एक आर्टिफिशियल ब्रेन बनाने की चाहत थी। और और काफी रिसर्चर्स का इनफैक्ट अलग ऑब्जेक्टिव था। वो लोग ये आर्टिफिशियली इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो समझना चाहते थे इंसान को। और काफी लोगों का ये पर्पस था कि भाई हम इंसान से इंस्पायर होके ऐसी चीजें नहीं बना सकते जो कि इंसान जैसी प्रोडक्ट, मतलब इंसान की काफी हुनर बहुत अच्छे हैं और हम उनको कॉपी, अगर हम इंसान से इंस्पिरेशन लें तो हम कंप्यूटर से भी वैसी चीजें करवा लेंगे और उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हम वो चीजें ऐसी जगह कर सकते हैं जहाँ इंसान नहीं जा सकता या और सस्ते में कर सकते हैं। उसके काफी अलग कमर्शियल एंगल भी थे। लेकिन मेरे ख्याल से आज की डेट में हम जो इतने सारा एआई की हवा सुनते हैं उसमें भूल जाते हैं कि काफी लोगों का मकसद सिर्फ कमर्शियल सक्सेस नहीं था, लेकिन फिलोसफिकल क्वेश्चन भी था कि भाई हम सोचते कैसे हैं। तो वो भी एक एक रीजन था जिसकी वजह से इनिशियल एआई रिसर्च चल रही थी। तो अब इस तरीके के मॉडल अगर आप देखें तो इंसान तो अनुभव से ही सीखता है जैसा कि आपने बोला। और हम अनुभव से कुछ होता है, जैसे अगर हम छोटे बच्चे को पता नहीं होता आग गर्म है, वो आग में हाथ डालता है एक बार तो समझ जाता है भैया ये गर्म है, अगली बार से नहीं छूऊंगा। तो हम कंप्यूटर को भी इस तरह से बना सकते हैं कि भाई वो उसको हम खूब सारे अनुभव और खूब सारा डेटा दे दें और वो धीरे धीरे सीखता जाए। लेकिन आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि हम कंप्यूटर को का एल्गोरिथम ही कुछ इस तरीके का बना दें कि वो ठीक ठाक रेप्लिकेट कर लेगा, जैसे कि मेरे को कैसे बोलना है। लेकिन मॉडर्न एआई प्रैक्टिकली सारी की सारी अनुभव और डेटा से लिंक्ड है। जितना डेटा है और जितना डेटा लेकर के हम अपने कंप्यूटर को सिखा सकते हैं उतने वो अच्छे हो जाते हाँ, तो सौरभ, अगर का एआई को एक मुहावरे में कहा जाए तो जो हम कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, वैसा हैं। ही हम लोग एआई में भी कर रहे हैं ना, कि उनको एक 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 डेटा से एक्सपीरियंस बढ़ा रहे हैं और उसके बाद एआई सीख के नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करे या वो टर्न ना ले, उस टाइप के कैपेबिलिटीज डाल रहे हैं हम एआई में, ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। एक ये अंडरस्टैंडिंग एआई के बारे में बनाना बिल्कुल ठीक है। इसीलिए अगर देखें तो जो दूसरा पॉपुलर टर्म है वो है ही मशीन लर्निंग। हम्म। हम्म। तो हाँ, मशीन मैंने ये लर्निंग, शब्द भी बहुत बार सुना है। कोई लोग मशीन लर्निंग यूज करते हैं, कोई लोग एआई यूज करते हैं, तो हाँ, उसके बारे में भी बताइए। तो तो मशीन लर्निंग आप बोल सकते हैं। तो एक बार जब लोगों को तो जब एआई वर्ड शुरू में आया तो वो इंसान को ही कॉपी करने के इंटेंशन से फील्ड शुरू हुआ था। हम्म। लेकिन तो अगर आप देखें तो जब 50s में शुरू हुआ तो शुरू शुरू में तो लोगों ने सोचा था बस और 10-20 साल में हम बना लेंगे ऐसा कंप्यूटर जो कि, और या फिर रोबोट्स हम बना लेंगे जो कि एकदम इंसान जैसे होंगे। तो काफी हम्म। एक्साइटमेंट था फील्ड के बारे में। हम्म। तो लेकिन वो हुआ नहीं, लोग अटक गए। उन्होंने देखा कि यार ये लगता जितना आसान था उतना है नहीं। हाँ। और छोटी छोटी चीजों में हम फंसने लगे। लेकिन रिसर्च चलता रहा और धीरे धीरे हमने कुछ और चीजें अचीव करी। 80s में फिर से लोगों को लगा हाँ अब तो हम समझ गए, तो अब तो अभी हम्म। बस होने ही वाला है, अभी हम कर लेंगे। फिर हम्म। अब समझ में आया कि नहीं भैया अभी भी बड़ी, मतलब दिल्ली बहुत दूर है। तो हम्म। उसके बाद थोड़ा जब 2 बार ऐसा हो गया तो फिर जरा कम्युनिटी में थोड़ी सी एआई को लेकर के ऐसा बोल सकते हैं निराशावाद आ गया और थोड़ी ये हॉट टॉपिक नहीं था उसके बाद। हम्म। हम्म। तो फिर ये 90s वगैरह में जो थोड़ी नई कंपनी आई, स्पेशली गूगल वगैरह टाइप की, उन्होंने हम्म। बोला भाई फाइनली हम तो काम में इंटरेस्ट है, हमारा फिलोसफी विलोसफी से ज्यादा ताल्लुक नहीं है। ठीक है। हम्म। तो हमारा ये काम है कि भैया हमको सर्च रिजल्ट अच्छे बनाने हैं या हमको आपको मैप की डायरेक्शन अच्छी देनी है।
अब उसके लिए जो सीखने का तरीका है, उसके लिए मैं ये दिमाग के मॉडल का कॉपी जो है न्यूरल नेटवर्क वो यूज करूं, या फिर कोई और स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करूं। मैं नॉर्मल अलजेब्रा की इक्वेशन बना के उसके कोफिशिएंट लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ उससे क्या मतलब, है ना? हाँ, सबसे हम बेस्ट डायरेक्शन देना चाहिए, हाँ, तकनीक सबसे कोई भी। बेस्ट डायरेक्शन चाहे किसी भी तरह से दूं, आम खाएं गुठलियां क्यों गिने टाइप। हम्म। हम्म। तो तो इसके लिए उन्होंने जनरल टर्म यूज किया इस फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, मशीन लर्निंग। तो हम्म। उसका ऑब्जेक्टिव ट्यूरिंग टेस्ट पास करना नहीं था, उसका अच्छा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव था कि भाई आपके पास कोई एक ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है बेस्ट डायरेक्शन देना, या बेस्ट क्या कहते हैं सर्च रिजल्ट निकालना। तो उसको हम, जो हमने प्रोग्राम बनाया है, उसको वो वो काम करे, लेकिन जैसे जैसे उसको ज्यादा डेटा मिलता जाए वो और सीखता जाए खुद से। हम्म। 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 ठीक है, तो तो ये एप्लीकेशन ज्यादा मशीन लर्निंग, जरूरी हो गया तब। हाँ, और उसका नाम रखा गया मशीन लर्निंग। तो अभी आज की डेट में अब ये इतने सारे टर्म बन गए हैं कि आप बोल सकते हैं, तो मशीन लर्निंग ज्यादा हॉट टर्म हो गया क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिकल टर्म था, और उसमें कोई ऐसा फॉल्स प्रॉमिस नहीं था कि भाई हम कल को एक इंसान ही बना देंगे। तो हम्म। फिलोसफी से थोड़ा दूर भी था, ज्यादा प्रैक्टिकल था। तो लोगों ने कहा ये ठीक है। फिर धीरे धीरे जो एआई वाले रिसर्चर थे, उन लोगों ने बोला यार हम लोगों को तो ये कॉन्फ्रेंस में जाने को नहीं मिलता है, हम क्या करें? तो उन्होंने हम्म। बोला भैया हम जो करते हैं वो भी तो मशीन लर्निंग है, लेकिन देखो भैया इसका नाम है डीप लर्निंग। तो यहाँ पे हम हम्म। डीप न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, और हम इनके साथ भी लर्निंग ही तो कर रहे हैं। तो ये सब अलग अलग शब्द बन गए, और आजकल लोग काफी होशियारी से काम करते हैं। हमें रिसर्चर जो है अलग अलग टेक्निक्स को मिला करके एल्गोरिथम्स बना रहे हैं। वो कहीं पर एक न्यूरल नेटवर्क लगा देंगे, शायद आपकी अलजेब्रा की इक्वेशन ही होगी जो कि आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं कोफिशिएंट, लेकिन कोफिशिएंट ढूंढने का जो तरीका है उसके लिए एक न्यूरल नेटवर्क चिपका दूंगा बीच में। तो इस तरह से लोग काफी मिक्स एंड मैच कर रहे हैं आजकल। थोड़ा आप बोल सकते हैं फील्ड नॉन आइडियोलॉजिकल हो गया है उनका इंटेंट। तो मशीन लर्निंग एक ज्यादा ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है कंपेयर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट हाँ, और एक और फायदा ये है कि जैसे अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोले तो थोड़ा डरावना शब्द लगता है, ऐसे लगता है में। कि हाँ इंसान तो बन ही गया है कंप्यूटर के द्वारा, लेकिन मशीन लर्निंग आप यूज करेंगे तो ऐसा नहीं लगता कि आप इंसान को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो शायद वो भी फायदा हाँ, होगा। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल एक इंटेंशन था, क्योंकि अब आप देखें तो मतलब बेसिकली एक कोई कंपनी जैसे भाई हम एक कार्गो व्हीकल बना रहे हैं, हमारा इंटेंशन है कि भाई आप उसमें सामान रखें तो वो दूसरी जगह सही सलामत पहुंचा दे। अब हम्म। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि वो व्हीकल कल को आपके साथ में जब वो खाली बैठा हो तो दूसरे आदमी के साथ सिगरेट पीने भी जाएगा, या चेस खेलेगा, या ताश भी खेलेगा। ऐसा नहीं हम करना चाहते। तो उसको हाँ, हम किसी एक काम के लिए बना रहे हैं, और वो एक काम अच्छे से करे, बस इतना ही इंटेंशन। ठीक है, तो सौरभ ये बताइए कि ये पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ हुआ एआई और मशीन लर्निंग वाले एरिया में ना, तो क्या हम्म। क्या हुआ कुछ मतलब अब आपने बोला उसके उतार चढ़ाव आए, कभी बहुत पॉपुलर हुआ फिर वो वापस लोग उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे थे, तो अभी पिछले कुछ सालों में क्या हुआ कि एआई के बारे में सब लोग बातें कर रहे हाँ, तो एक काफी बड़ा जो एआई में आई वुड से माइलस्टोन टाइप का आया, वो 2012 में एक नया नेटवर्क निकल के आया था, एलेक्स नेट। जिसने बहुत जिसने पहली बार एक नई टेक्निक का यूज किया इमेज रिकॉग्निशन के लिए, कि भाई कोई पिक्चर है तो उसको देखना कि ये पिक्चर में है क्या। हैं। हम्म। और वो वो चीज जो है काफी टाइम से, इमेजनेट एक काफी बड़ा इमेजेस का कलेक्शन है, उसमें कुछ लाखों इमेजेस हैं। और और काम हो, और वो कंपटीशन है एनुअल, जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अपने अपने तरीके से इमेजेस को क्लासिफाई करते हैं। आपको ढूंढना होता है कि ये 1000 में से ये क्या है। अच्छा, मतलब मैच करना रहता है, जैसे 1000 चित्रों में से आपका चित्र कौन सा है, नहीं वैसा। नहीं, क्लासिफाई करना होता है। तो अच्छा। इस तरह से सोच सकते हैं, जैसे उसमें हो सकता है कुत्ता बना हो, या पेंटिंग हो, या फिर हो सकता है कोई मकान हो।
तो आपको हम्म। ढूंढना होगा पिक्चर में, कोई वो पिक्चर कैसी भी होगी, लेकिन अरे इसमें ये कुत्ता है या बिल्ली है या मकान है, आपको ये देखना होगा। ओ, तो कंप्यूटर आपके को सीखना होगा और बताना होगा कि और ये। बताना होगा कि पिक्चर में क्या है। तो ये तो ये इंसान के लिए अगर आप देखें तो बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। एक हम्म। बच्चा भी जो है वो फटाफट सीख जाता है पिक्चर में, और इधर उधर देख कर के आपको बताना कि भाई ये क्या है वो क्या है। लेकिन हम्म। कंप्यूटर को इस चीज को करने में बहुत समय लगा, लेकिन जो 2012 में एलेक्स नेट ने नियरली कुछ 90% एक्यूरेसी अचीव कर ली इन सब चीजों में, हम्म। और उसके बाद वो बढ़ती जा रही है हर साल। और अगर आपकी क्लासेस थोड़ी कम हो तो हम मतलब आ, अभी रिसेंटली इनफैक्ट टेस्ट हुआ उसमें, ड्राइविंग जो साइंस होते हैं रोड के बगल वगैरह में, हम्म। उसमें आज की डेट में कंप्यूटर की एक्यूरेसी इंसान से आगे बढ़ गई। कभी ओ। कभी इंसान तो गलती कर जाता है कि यार ये साइन ऐसा नहीं ऐसा होगा, और काफी टेस्ट हुए जिसमें इंसानों को भी बोला गया तुम भी करो, और मशीन से भी करवाया गया, मशीन की एक्यूरेसी इंसान से आगे निकल गई। तो हाँ, वैसे ओवरऑल मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैंने देखा है लोग रोड पे कैसे गाड़ियां चलाते अरे नहीं, हिंदुस्तान में तो रोड साइन नहीं होते हैं। तो हैं। ये हाँ। तो ये टेस्ट शायद हिंदुस्तान के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ये टेक्निक जो है वो कॉमन ही है। तो अभी आजकल आप देखेंगे फेसबुक वगैरह में, वो फेसबुक आपको अपने आप से बता देता है कि ये पिक्चर में कौन कौन लोग हैं। वो भी हम्म। एक सेम ही प्रॉब्लम है हम्म। कि हम्म। आपको बताना है कि क्या क्या लोग हैं। या फिर गूगल ग्लासेस नाम का ऐप आता था पहले, आप किसी भी चीज का पिक्चर लें तो बता देता था किस कंपनी का लोगो है, उसके बारे में आपको बता देगा वगैरह। तो आप हम्म। देखिए तो ओवरऑल विजन जो देखने की क्षमता है कंप्यूटर की, वो तो एक अलग ही लेवल पे चली गई। और हाँ। ये एक एग्जाम्पल है, इसी के साथ में और भी चीजें हुई, और इन सबका थोड़ा आप अगर देखेंगे कि अंडरलाइन जो चीज हो रही है, हम न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं जो कि और बड़े से बड़े हैं। आई मीन फाइनली जैसे मैंने बोला था, इंसान के दिमाग में तो कुछ 10 लाख न्यूरॉन टाइप का न्यूरल नेटवर्क है, हम्म। लेकिन हम अभी भी जो प्रैक्टिकल न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं उनमें आप बोल सकते हैं कुछ ज्यादा से ज्यादा 1000 के करीब होते हैं, क्योंकि हम्म। उससे ज्यादा आप लगाएं तो कंप्यूटर में बहुत स्लो चलते हैं। तो हम्म। पुराने जमाने में तो सिर्फ लोग 2 लेयर 4 लेयर के नेटवर्क बनाते थे। तो अब तो जो एक चीज जिससे ये सब आगे बहुत बढ़ रहा है वो है कि कंप्यूटिंग पावर बहुत बढ़ती जा रही है और सस्ती भी होती जा रही है। तो हम्म। आप ज्यादा से बड़े बड़े नेटवर्क बना सकते हैं, और सिर्फ फोन पे ही चला। अब नया एप्पल का फोन आया है, वो तो फोन ही आपकी शक्ल देख करके उसकी 3D रिकंस्ट्रक्शन करके मैच करता है, और फिर देखता है कि हाँ ये आप ही। अच्छा, सौरभ, ये कंप्यूटेशनल पावर किस चीज के लिए लगता है? मतलब सर्च करने के लिए, कि जैसे कंप्यूटर के पास बहुत सारे चित्र होंगे और उस चित्र से वो मैच करना चाहेगा, कि क्लासिफाई करना चाहेगा कि ये चित्र आखिर है क्या, तो वो सर्च करने के लिए कंप्यूटेशनल पावर ज्यादा लगता नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये अगर आप देखें कि ये अंदर होता किस तरह से है, तो आप जो है जब सीखते हैं डेटा से, जब जितने भी ये प्रोग्राम सीखते हैं कि ये डेटा क्या है, तो ऐसा नहीं है कि वो डेटा की कॉपी रख लेता है। है? वो बिल्कुल काम की चीज नहीं है। आप क्या रखते हैं डेटा से, आप डेटा से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, और हम्म। वो फीचर्स आप रखते हैं। और अब वो फीचर्स क्या भला है, वो फीचर अलग अलग चीज में अलग अलग भला हो सकती है। न्यूरॉन में जैसे कि हम सीखते हैं ओवरऑल, आप मैंने न्यूरॉन का मॉडल बताया था कि एक न्यूरॉन होता है जिसमें खूब सारे आप बोल सकते हैं इनपुट आ रहे हैं, जैसे हमारी आंख से हम देख रहे हैं तो कुछ आ रहा है, और वो फाइनली किसी न्यूरॉन को फायर कर रहा होगा, वो हम्म। आगे किसी और को करेगा। तो जब हम मैथमेटिकली भी बनाते हैं तो एक न्यूरॉन में बेसिकली आप बोल सकते हैं कि इनपुट आ रहा है जो कि नंबर होंगे, और वो नंबर जो है निकल कर, और वो टिपिकली बस 0 1 नंबर होते हैं। तो आप खूब हम्म। सारे 0 1 अंदर घुसाएंगे, और उस न्यूरॉन के अंदर कुछ एक नॉन लीनियर टाइप का फंक्शन लगा देंगे जो कि आगे फिर डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है। लेकिन वो 0 1 जो आते हैं, आप उनके आगे वेट्स लगा, तो आप बोलते हैं कि भाई इनके हम क्या वेट्स से मल्टीप्लाई करें इन नंबर को, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये वेट्स हैं क्या। तो आप डेटा ओवरऑल डाल डाल के उन वेट्स को सीखते हैं। अच्छा। हम्म। तो आप तो ये इस मामले में एफिशिएंट भी है, क्योंकि आप डेटा ले रहे हैं लेकिन आप उस डेटा से कुछ सीख रहे हैं, और उससे कुछ नंबर अपडेट कर रहे हैं।
तो हम्म। टाइम किस चीज में लगता है भाई, बहुत सारे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। ओके ओके ठीक ठीक। है, तो हम्म खूब सारे मैट्रिसेस हैं, इसीलिए आजकल जीपीयू खूब यूज होते हैं, क्योंकि जीपीयू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बहुत अच्छे। तो हम्म लोगों ने बनाए तो गेमिंग वगैरह के लिए और ग्राफिक्स के लिए थे, लेकिन देखा लोगों ने वही ग्राफिक्स में ज्यादा से ज्यादा बहुत मैट्रिक्स मैनिपुलेशन ही तो होते हैं। तो अब ये कैपेबिलिटी न्यूरल नेटवर्क्स और इन सब के लिए बहुत यूजफुल है। तो वो सब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो है, वो आप कितने सारे कितने फास्ट कर सकते हैं उस पे आपकी एफिशिएंसी डिपेंड करती हम्म। तो फिर अब समझ गया मैं कि कंप्यूटेशनल पावर क्यों चाहिए। और अब देखेंगे कि कुछ ही महीनों पहले शायद वो गूगल ट्रांसलेट का भी पावर बहुत बढ़ गया था, वो बहुत बेहतर हो गया था पहले से। तो है। हाँ, गूगल ट्रांसलेट में भी वही उपयोग होता होगा ना? बिल्कुल। आई मीन एक्चुअली गूगल ट्रांसलेट एक अच्छा एग्जांपल है ये मशीन लर्निंग की टेक्निक का ही। तो गूगल ट्रांसलेट में पहले हम जो है, आई मीन काफी सारी टीम्स थी जो समझने की कोशिश करती थी कि भाई भाषा के रूल्स क्या हैं, और एक भाषा के रूल्स वगैरह को आप अच्छे से समझ के कोड कर लेते थे, और फिर हम्म उन रूल्स को आप ये समझ सकते हैं कि समझने की शक्ति प्रोग्रामर के अंदर थी। प्रोग्रामर हम्म भाषा को समझेगा और फिर कहेगा चलो मैं ये रूल्स को कोड कर देता हूँ, और उसके हम्म बाद जब मुझे अंग्रेजी दिखेगी तो मैं समझ जाऊंगा कि ये स्ट्रक्चर में भैया नाउन क्या है, वर्ब क्या है, और फिर हम उसका हिंदी रूपांतरण कर लेंगे। और आप देखेंगे कि वो पहले काफी हास्यास्पद रूपांतरण भी हाँ करता था। हाँ ठीक है। तो तो अभी लेकिन उसके बाद अब लोगों ने ये मशीन लर्निंग वाली जो टेक्निक यूज करी, उन्होंने कहा देखो, इंसान कोई चीज सीखता है तो हम कोई उसके रूल थोड़ी सीखते हैं, हम्म। हम वो चीजें देखते हैं। आप बच्चे को ग्रामर नहीं सिखाते हैं, वो बोलना सीख जाता है ना। हाँ सही बात। सही बात। तो कैसे सीखता है, आप खूब सारी लोगों से सुनते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, और उससे आप समझ जाते हैं कि ये बोलने का तरीका ठीक है, फिर आप भी वही करने लगते हैं। तो उन्होंने कहा हम्म हम मशीन को भी ऐसे ही सिखाएंगे। उन्होंने हम्म मशीन को बेसिकली खूब सारा जो एग्जिस्टिंग ट्रांसलेशन थे वो दे दिए, हम्म उसको कोई रूल नहीं सिखाया। हम्म तो बहुत सारे जहां पे भी इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश फ्रेंच और ये सब टाइप के जितने भी ट्रांसलेशन थे वो दे दिए। उसके बाद जब नया वर्ड दिया, मशीन ने बोला भैया इसको इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, एंड रिजल्ट जो थे वो बेहतर थे पहले से। हम्म। तो ये एक एआई की खूबी है कि आपको समझने की बहुत जरूरत नहीं है कि चीज होती कैसे है, और आप फिर भी कर सकते हैं। ओके। तो ठीक। ये आप देखेंगे तो वो इमेजेस वगैरह में भी, जैसा आपने बोला था कि मतलब हम यूजुअली जैसे कंप्यूटर की दुनिया में सोचते हैं कि कोई चीज करनी हो तो उसके डिटेल स्टेप यानी एल्गोरिथम पता होना चाहिए। हम्म वो आज की डेट में तरीका मशीन लर्निंग की दुनिया में बिल्कुल बदल गया है। आप बहुत ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करते, आप अच्छा एक मॉडल बनाएंगे जो कि उस कॉम्प्लेक्सिटी को सिर्फ डेटा से एब्जॉर्ब कर ले, हम्म। और उसके बाद में जब कुछ नया आप उसको डेटा दें जो कि उसने अगर जो सीख रखा है उसके दायरे में है, तो वो कुछ आपको ठीक ही बता देगा। और आई मीन या हाथ कंगन को आरसी का चल ही रहा है ना, ट्रांसलेट आप यूज करके देखिए कितना बढ़िया है। हाँ तो एकदम। और मैं तो अलेक्सा, गूगल ट्रांसलेट और फेसबुक में भी यूज होता है, सीरी में भी। तो ये एआई अब काफी जगह फैल चुका है। तो अब आजकल एआई की धूम क्यों है? कुछ इस साल, पिछले साल भी कुछ हुआ था, मैं सुनते रहता था गेम्स के बारे में, इसने उसको हरा दिया, उसने उसको हरा दिया। तो इनका भी कुछ रिश्ता है क्या? क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स तो मुझे भी इंजीनियरिंग में पढ़ाया था 15 साल पहले। पर हम्म। आज 2017 में ऐसा क्या हुआ कि हम इतनी धूम मची हुई है? हाँ, तो जैसा मैंने बोला, एक तो कि हम ज्यादा, एक तो हमको थोड़े और टेक्निक समझ में आ गए कि न्यूरल नेटवर्क को इम्प्रूव कैसे करें। पहले हम लोगों के पास में काफी सारी आजकल मैं देखा बेसिक न्यूरल नेटवर्क समझना तो बहुत आसान है, उसको ठीक से चलाना बहुत मुश्किल है। हम्म और उसके लिए आई मीन अभी भी ये फील्ड यंग ही है। आप रोज देखेंगे तो नए नए पेपर्स आते रहते हैं जो कि थोड़ा सा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इधर, थोड़ी सी टेक्निक उधर, और काफी सारी टेक्निक होंगी जो केवल पिक्चर्स या विजन को इम्प्रूव करने के लिए बेहतर हो जाती हैं, या फिर कुछ टेक्निक्स होंगी जो कि सिर्फ साउंड प्रोसेसिंग में इम्प्रूवमेंट दिखा रही हैं। तो एक तो जैसा हमने डिस्कस किया, थोड़ा ये नॉन आइडियोलॉजिकल और एकदम प्रैक्टिकल होने की वजह से हम काफी अच्छे स्पेशल पर्पस नेटवर्क बना रहे हैं, रादर देन मेकिंग ठीक। समथिंग की भैया जो सब कुछ कर ले।
और थोड़ा सा हाइप वगैरह इन चीजों का भी है कि अभी वो आई मीन पीआर इवेंट्स भी होते रहते हैं। तो अब गूगल ने जैसे पहले आपको याद होगा 1900 आई थिंक 99 में या 95 में कभी कास्परोव को डीप ब्लू ने हराया था। हाँ। तो उसकी बड़ी धूम थी कि भाई लोगों को लगता था यार चेस एक इंटेलेक्चुअल गेम है, तो अगर हम्म। चेस कंप्यूटर खेल ले तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होना चाहिए। हम्म। जितना मुझे मालूम है वो डीप ब्लू बहुत ज्यादा न्यूरल नेटवर्क या ये सब टेक्निक नहीं यूज करता था। उन्होंने पूरे आई मीन नॉर्मल गेमिंग के रूल्स, जैसे नॉर्मल गेमिंग सॉफ्टवेयर लिखा जाता है उसी तरीके से उन्होंने चेस खेलने वाला अच्छा कंप्यूटर बनाया था। और उसमें स्पेशल इनफैक्ट कास्परोव की नई बुक भी आई है वहां, जहाँ वो बोलते हैं कि उन्होंने उसको स्पेशली सिखाया था कि कास्परोव को कैसे हराना ओ है। नॉट अच्छा। कि तो उन्होंने हाँ कोड करके रखा था कि कैस्परो ऐसे खेलता है, और वो समझदारी ज्यादातर प्रोग्रामर में ही थी, ना कि प्रोग्रामर एआई में जैसा। जैसा ना आपने कहा कि कि एआई में समझदारी अब के मापदंड पूरी तरह से बदल गए हैं, वैसे नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब जो रीसेंट चीजें हुई हैं तो उसके बाद में एनीवे लोगों ने बोला भैया चेस तो हम कर ही सकते हैं ना, तो अब छोड़ो चेस को। हम्म। और चेस में संभावनाएं बहुत ज्यादा लगती थी लेकिन कंप्यूटेशनल पावर जो बढ़ गई उसकी वजह से हम उतनी संभावनाएं हैंडल कर लेते हैं। तो अब उसके बाद अगला टारगेट आ गया जो गो गेम है। तो गो एक चाइनीज स्ट्रेटेजी गेम है जिसमें और भी ज्यादा कॉम्बिनेशन है चेस से भी बहुत बहुत ज्यादा। और रिसेंटली आई मीन गूगल ने एक ब्रिटिश कंपनी एक्वायर की डीप माइंड, उन लोगों ने अ, उस गेम में वर्ल्ड चैंपियन को कुछ साल पहले हरा दिया। तो वो एक काफी बड़ा अचीवमेंट था और उसने ये सीखने वाले तकनीक से हराया था। तो हम्म। वो कुछ साल पहले तो उसने बाकी सब जो ह्यूमन प्लेयर्स थे उनके गेम्स को देख करके सीखा कि गो कैसे खेलते हैं, और उसके हम्म। बाद उसने वर्ल्ड चैंपियन को हराया। हम्म। अब रिसेंटली एक वर्जन आया जिसमें उन्होंने उसको सिर्फ रूल दिए और कोई गेम वेम नहीं दिए, पर उसने खुद से ही खेल खेल के गेम खेलना इतना अच्छा सीख लिया कि वो पिछले जो चैंपियन को हराने वाला प्रोग्राम था उसको उसने कुछ 1 या 2 दिन में ही हरा दिया। वाह। तो तो पहले उसने अपने आप से ही खेल के सीख लिया कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, और फिर हाँ उसने चैंपियन के साथ खेल के उसे भी हरा दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। और इतने कम समय में। हम्म। तो, हम्म। तो ये एक आई मीन अब हमारा अंडरस्टैंडिंग और बेहतर बढ़ता जा रहा है। और गेम्स वगैरह लेकिन आई मीन थोड़े से सिंपल होते हैं क्योंकि रूल्स एकदम फिक्स्ड होते हैं और हम्म। हमको रूल्स बहुत अच्छे से पता होते हैं। हम्म। तो फाइनली आप देखेंगे तो एक एक जो चीज सारे न्यूरल नेटवर्क करना चाहते हैं कि उनको अगर अच्छे से पता हो क्या सही है क्या गलत है तो सीखना बहुत आसान हो जाता है। हम्म। हम्म। तो हम्म। अगर आप उसको कुछ इनपुट दे रहे हैं और वो उसको मालूम है कि ओ ये तो गलत है, क्योंकि गेम में बहुत आसान है, आप गलती करोगे तो हार जाओगे, या फिर बोर्ड वगैरह में आप जो है काफी वो बना लेते हो कि भाई हर टाइप की पोजीशन की और हर टाइप की चीज की कुछ वैल्यू बना लेते हो। तो एट एनी टाइम आप देख सकते हो भैया मेरे बोर्ड में मेरा क्या स्कोर है दूसरे का क्या स्कोर हम्म। है, और आप रेट कर सकते हो। तो आप हमेशा कंप्यूटर को बोलोगे भैया तू हमेशा देखना कि तू अपना स्कोर बढ़ा रहा है और दूसरे का कम कर रहा हम्म। हम्म। है। हाँ, तो ये पर आसान हो जाता है। असली जिंदगी इतनी आसान कहाँ। तो असली जिंदगी इतनी आसान नहीं है। और हाँ। जो थोड़ी दूसरी चीजें भी हैं उसमें हमको इतने अच्छे से रूल्स पता भी नहीं होते, जैसे देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, उसमें उतने हम काफी कुछ देख लेते हैं। आप भाई एक शेर का कार्टून देखें, चाहे एक शेर की सिर्फ छवि अच्छे से छवि दिख रही है, या फिर कहीं आप हल्का सा उसके सिर्फ अगर बाघ के आपको हल्के से स्ट्राइप्स भी दिखे तो आपको लगता है हाँ यहाँ तो शेर है। हम्म। हम्म। तो आप शेर को कितने या बाघ को कितने अलग अलग तरह से पहचान लेते हैं। तो वो चीज गेम में तो उतना ज्यादा नहीं करना पड़ता है। तो लेकिन कंप्यूटर आज की डेट में वो सब चीज सीख ले रहे ठीक है सौरभ, तो ये तो 2017 बहुत ही बढ़िया साल रहा इसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम कहाँ जा रहे हैं एआई को लेके? हम किस गली जा रहे हैं एआई की दृष्टिकोण से? हैं। हाँ आगे तो आगे आगे बढ़ने से पहले एक और मैं छोटी सी बात मेरे ख्याल से क्लियर करनी अच्छी रहेगी। हमने हमने इतनी सारी चीजें खासकर इंसानी दिमाग से हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं तो उसमें ऐसा लग सकता है कि भाई हम
अभी हमारे पास 10,000 न्यूरॉन है, हमने उतने सारे बना लिए अगर पूरे 1,000 करोड़ टाइप के, तो एकदम दिमाग ही बन जाएगा क्या? तो हम्म। एक छोटा सा पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा कि हम नेचर से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि जो हमने बनाया वो हूबहू है नेचर का। हम्म। तो इसका एक एक अगर हम दूसरी फील्ड से अगर हम एक उदाहरण दें, तो जैसे हम लोगों ने हवाई जहाज वगैरह बनाए, हम्म। और शुरू में उसका इंस्पिरेशन तो पक्षियों से ही आया है। इनफैक्ट हम शुरू में बहुत कोशिश किया कि हम पंख पंख बनाते थे जो फटफड़ाए मशीनों में और हम उड़ने लगे। हाँ। तो ऐसा चीज हमने काफी कुछ बनाया, लेकिन अगर आप अब मॉडर्न एयरक्राफ्ट देखें, तो उनके पंख तो फड़फड़ाते भी नहीं है। हम्म। हाँ। पंख होते हैं लेकिन फड़फड़ाते नहीं है। हम्म। और हमने हेलीकॉप्टर जैसी चीजें भी बनाई जिसमें तो पंख घूमता है फिरकी की तरह। तो हम्म। हमने इंस्पिरेशन लिया, पर अगर आप फाइनली वो ऑब्जेक्टिव भी सेम अचीव करता है कि भैया ये भी चीज उड़ती है वो भी चीज उड़ती है, लेकिन डिटेल्स में बहुत फर्क हाँ। हाँ। हाँ, वो वैसे है। कहा जाए तो दोनों उड़ते हैं, वो शायद वो भी शब्द नहीं यूज कर सकते। दोनों हवा में रह सकते हैं और हवा में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं, पर वो कैसे करते हैं ये ऑब्जेक्टिव वो अलग अलग रूप से हो सकता बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम नॉर्मल फ्लाइंग को आर्टिफिशियल फ्लाइंग बोले, और हम पक्षियों की उड़ान को नेचुरल फ्लाइंग बोले, तो ये एक अच्छा तरीका है समझने का कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस में क्या फर्क हो सकता है। है। हाँ, बिल्कुल। तो सौरभ, तो आगे क्या हो रहा है? आगे हम किस दिशा में जा रहा है ये सब? तो आगे तो आगे बेसिकली ये कैपेबिलिटीज तो बढ़ती जाएंगी। और अभी जो है पूरी इंडस्ट्री का और रिसर्च का फोकस है कि कोई एक चीज हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं, कोई भी हम टास्क उठाएं हम उसमें और बेहतर कैसे हो सकते हैं। तो उससे हम्म। चीजें इंप्रूव होती जाएंगी। जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि भाई मुझे ये इमेज रिकॉग्निशन है वो बहुत अच्छा करना है, तो अब उसमें अलग अलग हम चीजें आगे करते जा रहे हैं। हम 1,000 में एक देखना चाहते थे, हम 10,000 में एक देखेंगे धीरे धीरे। या फिर हम शक्लें देखने में अच्छे होते जा रहे हैं, अब हम हो सकता है सर्वेलेंस कैमराज में अगर ये टेक्निक यूज करें, तो आप ये भी देखना चाहते हैं भाई मैं आदमी को पहचान तो लूं, लेकिन चाहे अंधेरे में आए, चाहे रोशनी ठीक नहीं हो, चाहे उसने टोपी लगा रखी हो, मैं फिर भी पहचान लूंगा। हम्म। हम्म। तो ये कैपेबिलिटी इस तरह से कुछ ही किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बढ़ती ही रहेगी। ठीक। तो ये मेरे को लगता है अगर हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट करें नेक्स्ट फ्यू इयर्स में, तो ये चीज एक काफी आपको दिखेगा कि एआई ऑलमोस्ट हर फील्ड में घुसता जा रहा है। और काफी जगहों पे जहां हमको बहुत अच्छे से चीज समझ में नहीं भी आती है, पर हमारे पास खूब डेटा है, हम्म। तो हम उसको यूज कर सकते हैं। और आप यहाँ देखेंगे, आपने शुरू में बोला था ये बिग डेटा वगैरह की धूम बीच में बहुत आई थी। हम्म। बिग डेटा भी एक रीजन है एआई की ओर बढ़ने का, क्योंकि डेटा बहुत है ना ट्रेन करने। हाँ। तो दुनिया के डिजिटल होने की वजह से हम डेटा बहुत जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ डेटा हम यूज कर लेते हैं ट्रेनिंग वगैरह के लिए। पहले डेटा भी बहुत मुश्किल था मिलना, आजकल की डेट में बहुत डेटा ऑलरेडी जनरेट हो ही रहा है। तो आगे और क्या हो रहा है? ये सिंगुलैरिटी वगैरह भी सुनाई दिया है, तो वो क्या है? तो तो सिंगुलैरिटी वगैरह जो है वो तो सिंगुलैरिटी एक, अगर हम नॉर्मल, तो सिंगुलैरिटी एक ऐसा इवेंट है जो कि एक बार हो गया तो उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। तो हम्म। अब अगर हम, तो जैसे नॉर्मल हम मैथमेटिक्स वगैरह में देखें, आप अगर जीरो से विभाजन कर दें तो उसके बाद में कुछ होता नहीं, उसके बाद सब खत्म आपकी हम्म। इक्वेशन। हम्म। ठीक है, तो वो एक तरीके का सिंगुलैरिटी इवेंट है। तो हम्म। उस तरह से एआई की दुनिया में लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई सिंगुलैरिटी ऐसा होगा जो कि हम कोई ऐसा एआई बना लेंगे जो बिल्कुल इंसान जैसा और इंसान से बेहतर हो, हम्म। और वो सब कुछ कर लेगा जो हम करते हैं। तो फिर सोचने की बात है, जब आप जैसे ही आप ऐसा कुछ बनाएंगे, जैसा हमने अभी वो गूगल के गो के बारे में डिस्कस किया, जैसे ही उसको बनाया वो तो 1-2 दिन में उसने वर्ल्ड चैंपियन को डिफीट कर दिया, जैसे हमने वैसी चीज बनाई। हम्म। तो अगर आप ऐसा एआई बनाएंगे जो कि इंसान से भी बेहतर है, और उसके पास में दुनिया का सारा डेटा है, ना ना ही आज का बट जो भी आज तक पूरा इंटरनेट है उसकी उंगलियों पर, जिससे वो सब कुछ सीख सकता है, तो वो क्या करेगी? तो उस टाइप की एआई जो है उसमें वो क्या करेगी, ये हम सोचते रहे हैं। और उसको हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद में वो एक नई एआई बना सकती है जो उससे भी बेहतर हो।
जो हम्म। कि और एक नई एआई बना सकती है जो कि उससे भी बेहतर हो, और फिर वो इतनी रैपिडली ऐसी एआई बन जाएगी कि हम उससे शायद रिलेट भी नहीं कर पाए। जो पहली एआई हमने बनाई वो तो शायद हमको कुछ समझ में आएगी, उसके बाद वो जो बन जाएगी शायद मिनटों में, अगर हम फ्यूचर के कंप्यूटर इतने फास्ट होंगे, तो हम ये चीज बनते ही, इसलिए इसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं, क्योंकि बनते ही हाथ से ऐसी चीज निकल जाएगी कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम्म। हम्म। तो ये चीज से आप, आई मीन काफी लोग जो हैं वो काफी डरे भी रहते हैं कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर फाइनली उस एआई ने अगर कुछ ऐसा डिसाइड किया कि भाई ये इंसान फालतू की चीज है, इनको हम्म। नहीं होना चाहिए, तो हम तो उस तरीके की शक्ति के सामने बिल्कुल पावरलेस होंगे, हम्म। एक्सेप्ट शायद हम प्लग निकाल सकते होंगे शायद, पर स्टिल हम्म। हम्म। अगर हम्म। आप सोच सकते हैं कि मे बी अगर कोई एआई इतनी होशियार है तो वो बैकअप पावर का इंतजाम कर लेगी। हाँ, सही तो बात, मैं वही बोलने वाला था। पर तो ये तो थोड़े अब हम लोग खतरनाक एरी जोन में जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों हाँ ने इतने हाँ। डिस्कस कर लिए कितने फायदे हैं एआई के। पर थोड़ा बताएंगे कि क्या अनचाहे प्रभाव क्या हो सकता है। एक तो आपने सिंगुलैरिटी बता दिया, उसके बाद तो हमें भी नहीं पता क्या क्या हो सकता है। और कोई ऐसे हम्म। अनचाहे प्रभाव है? तो अ, अनचाहे प्रभाव, हाँ, अगर मतलब तो आई मीन मेरा करंटली मानना है कि सिंगुलैरिटी वगैरह जो है, ये ऐसे डर हैं जो कि आज की दुनिया में मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकल है। मतलब उसके लिए हम मानते हैं जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि भाई अभी वो जो गूगल का कंप्यूटर है जो गो में माहिर है, वो चेस नहीं हम्म। खेल सकता है। हाँ। तो आप उसको चेस खेलना अलग से सिखा सकते हो, पर वो एक बार में उसके वेट एक ही चीज सीखते हैं, हम्म। क्योंकि उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम्म। आप एक ऑब्जेक्टिव सिखा देंगे तो वो सीख जाएगा। तो अभी हम एक ऑब्जेक्टिव के लिए चीजों को सिखाने में बहुत अच्छे हो गए हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हमको नहीं आते हैं सिखाने। हम्म। और दूसरी चीज है कि हमको, और कंप्यूटर को अभी खुद के ऑब्जेक्टिव बनाना भी नहीं आता है। हम्म। ये भी एक चीज है, उसको हम जो ऑब्जेक्टिव देते हैं वो वही करता है। खुद के ऑब्जेक्टिव बनाना हमको ही आता है। और तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हम जो सिंगुलैरिटी टाइप वाला जो मोमेंट आएगा उसमें, यही नहीं कि वो ह्यूमन जितना इंटेलिजेंट हो जाएगा, उसमें चेतना भी आ जाएगी। हम्म। हम्म। तो हम्म। चेतना या कॉन्शियसनेस जो है वो एक अलग चीज है। तो इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस जरूरी नहीं है दोनों एक साथ आए। सही बात। और अभी हम कॉन्शियसनेस को तो इतना समझते भी नहीं है कि वो क्या चीज है, हम्म। लेकिन उस पर भी बहुत रिसर्च चल रहा है। तो हमें कह नहीं सकते, हो सकता है 50-100 साल में हमारी रिसर्च सही में वहां तक पहुंच जाए, लेकिन अभी जितना अभी की रिसर्च देख करके समझ में आता है, इस पर अलग से रिसर्चर्स कोशिश कर रहे हैं कॉन्शियसनेस समझने की। बहुत अच्छे से समझ गए तो हो सकता है हम उसको रेप्लिकेट कर लें, लेकिन लोगों का इसमें स्वार्थ भी नहीं है ज्यादा। लोगों का भी करंटली स्वार्थ है कमर्शियल एप्लीकेशन वगैरह करने का ठीक से, और उसमें वो लगे हुए हैं। तो अगर हम अभी के थोड़े प्रैक्टिकल अनचाहे इफेक्ट्स वगैरह देखें, तो नियर टर्म में अगर देखें अगले ही कुछ सालों में और जो अभी हो रहा है, तो काफी सारे लोगों के जॉब्स जरूर जो है वो एआई शायद ले। जैसे हमने सर्विलेंस कैमरा की बात करी, तो हम्म। भाई आपके पास खूब सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे जो हर जगह सब कुछ देख रहे हैं। अभी आज की डेट में उसकी जगह आप खूब सारे कैमरास लगा सकते हैं जो कि चेक करने लगे चीजें, और जैसा इंसान देख करके पता लगा सकता था कि यहाँ कौन है, वो आप जो है ऑटोमेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो जॉब्स को थोड़े शॉर्ट टर्म में हल्का, आप थोड़ी उथल पुथल देखेंगे कि हम्म। जो हम सोचते थे इंसान करेगा। जैसे गूगल ट्रांसलेट की इतनी बड़ी टीम थी जो कि गूगल ट्रांसलेट प्रोजेक्ट देखती थी, उन लोगों ने अपनी टेक्निक चेंज करी मशीन लर्निंग करने की, तो वो मेरे ख्याल से कुछ सैकड़ों की जो टीम थी उस वो मेरे ख्याल से 10 गुना कम हो गई। हम्म। हम्म। ये एक इमीडिएट चीज है जो कि उथल पुथल होने वाली है। हाँ, पर ये एआई तक तो सीमित ही नहीं है। मतलब कोई भी नया आविष्कार जब आता है तो पिछले कुछ काम करने वाले लोगों का जॉब चला जाता है। जैसे लोग घोड़ा गाड़ी चलाते थे, फिर उसके बाद गाड़ियां आ गई तो घोड़े वालों की जॉब चले गए। तो एआई किस तरह से अलग है इसमें? अब उस तरह से देखें तो एआई बिल्कुल, आपकी बिल्कुल ठीक बात है कि जो है एआई जो है वो काफी सारे जॉब ले जाएगी, लेकिन उसकी वजह से काफी सारे नए जॉब बनेंगे भी। तो हम्म। अब हाँ,
आई मीन घोड़ों का और गाड़ियों का अच्छा उदाहरण है। उस समय इतने लोग होते थे जो अस्तबल चलाते थे, नाल ठोकते थे, अभी वो लोग कुछ और करते हैं ना उसके बाद। वो हाँ सारे जॉब गायब हो गए और बहुत सारे थे उस तरीके के लोग। घोड़ों का व्यापार ही कितना बड़ा था। अरब से हिंदुस्तान में हजारों घोड़े आते थे हर महीने। तो वो सब बंद हो गया। तो उसकी तो इंसान की आई मीन मुझे जितना जैसा लगता है, इंसान की कल्पना की सीमा नहीं है, वैसे ही जॉब्स की सीमा है। वाह। हम कुछ हम कुछ नया हम कुछ नया सोचते हैं और हमारी जरूरतें चेंज हो जाती हैं। अभी हम सोचते हैं ना कि भाई हम कुछ बोले और हमको गाना सुनाए। अब भाई 10 साल पहले ऐसा नहीं होता था हाँ कि हम बोले एलेक्सा जरा ये गाना सुना दो हाँ और वो गाना सुना देती है। तो हम कुछ ना कुछ नया इंसान में बहुत खुजली है, तो हम कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं। इंसान पुलियाबाजी करता ही रहता है। तो कुछ ना कुछ नया सोचता रहेगा, कुछ ना कुछ नया चाहता रहेगा और उसकी वजह से नए जॉब आते रहेंगे। इंसान के जॉब इंसान की कल्पना पे डिपेंड करते हैं और किसी चीज पे नहीं करते। वाह, तो इंसान में बहुत खुजली है, तो हमें इसके ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो सौरभ, बहुत मजा आया। और अब मुझे आइडिया आ गया है कि क्या होता है एआई, क्या क्या नए एडवांसमेंट्स हुए हैं और फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। अब अ, आगे जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए कोई किताब, कोई पिक्चर, सीरियल बताएंगे जिससे बाकी पुलियाबाज और स्मार्ट हो पाए एआई पर। तो हाँ, आई मीन काफी मूवीज बनी है एआई थीम की, जिनमें आई मीन पर ज्यादा मैंने देखा है कि ज्यादातर क्योंकि इंसान को सेंसेशनल चीजें पसंद आती हैं। आई मीन जैसे ये टीवी पे क्राइम और इस टाइप के सीरियल होते हैं तो लोगों को बहुत मजा आता है। तो हॉलीवुड भी ज्यादातर इस तरीके के, या इवन बॉलीवुड में वो रोबोट मूवी आई थी रजनीकांत की, जिसमें यूजुअली तो ये होता है कि भाई मशीन जो है वो बिल्कुल एकदम फटाफट इंसान जैसी हो जाती है और उसके बाद सब खत्म टाइप का। तो मैं रिकमेंड करूंगा एक मूवी जिसका नाम है हर, HER। और वो काफी डिफरेंट मूवी है और मुझे लगता है वो वो पढ़ के वो देख करके ज्यादा इंसाइट मिलेगा कि एआई इंसान के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर सकती है जब वो काफी अच्छी भी हो जाए। तो वो और एक रिसेंटली अगर अ, काफी अच्छी मूवी आई है एक्स मशीना नाम की, वो भी बहुत अच्छी एआई को थोड़ा समझने के लिए। एसिमोव ने बहुत रोबोट नाम की बहुत सारी रोबोट की सीरीज में बहुत सारी कहानियां, शॉर्ट स्टोरीज लिखी। वो काफी अच्छी हैं रोबोट समझने के लिए। पर अगेन उसमें उसमें भी दायरा यही था कि जो एआई है अ, वो इंसान जैसा सोचने लगेगी, लेकिन हमने उसको कुछ रूल्स बना दिए कि भाई वो कभी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी वगैरह। तो अच्छा। ये ये कुछ अच्छी किताबें और मूवीज हैं जो कि आपको और इंसाइट्स देती है इस टॉपिक के बारे में। ठीक है। ठीक है सौरभ, तो बहुत मजा आया ये जानकर कि एआई क्या है। तो बाकी सब लोगों के लिए किसी और मुद्दे पर गपियाएंगे हम दोनों कुछ दिनों के बाद। और हम कोशिश करेंगे कि हम और एक्सपर्ट्स को अपनी पुलियाबाजी में खींचते रहें। तो उम्मीद है आपको मजा आया। पुलियाबाजी में शामिल होने के लिए हमसे मिले puliyabazi@gmail.com या फिर @पुलियाबाजी ट्विटर पर। फिर मिलेंगे अगली पुलियाबाजी। There she stands, a podcast addict. Outside the bank, having traveled several miles to get in with other poor souls like her. The journey, though daunting for this youngling, will have some comfort because she has downloaded her favorite podcast. You can see more of her species on ivmpodcasts.com, your one-stop destination where you can check out the coolest Indian podcasts. Happy listening.